अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं सब लोग? बड़े दिनों के बाद आज मौका मिला। दिल्ली में था, हूँ भी अभी। घर की तैयारी हो रही है, लेकिन आवाम की परेशानियाँ, बहुत मुश्किलें हैं। सरकार तो बन गई थी, लोगों ने वोट की ताकत से तो बना लिया था। छोटे छोटे मसाइल हैं जिनसे आज भी आवाम जूझ रही है। एक बहुत बड़ा मैंडेट जम्मू कश्मीर में सरकार को मिला। सवाल तो बहुत सारे उठते हैं, क्योंकि यूटी के अंदर सरकार बनी है, सरकार अपना काम नहीं कर रही है। पिछले दिनों एक बयान हमने जारी किया था जिसमें काफ़ी वीडियोस बनी थी, काफ़ी सारी बातें हुई थी। मौका नहीं मिला था बात रखने का, आज मौका मिला है तो यकीनन बात रखना चाहूँगा। क्योंकि मेरा मानना है देश और दुनिया के लोगों को ये मालूम है कि वहाँ पर वो जो हालात हैं वो 370 की वजह से थे। वो ख़त्म हो गया, ठीक है, जो भी हुआ, लेकिन अब तो तरक्की होनी चाहिए थी। लेकिन अभी भी आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ, बेरोजगारी ख़त्म नहीं हुई और तेज़ी से बढ़ रही है। वहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान परेशान है। मेरे साथ एक इत्फाक हुआ, आप इत्फाक कह सकते हैं, या पहली बार ऐसा तो नहीं हुआ, आज से पहले भी हुआ। लेकिन जब मैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर लैंड किया था तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आज मैं बता रहा हूँ आपको, और यह हकीकत है, झूठ बोलने की आदत तो हमें है नहीं। ऐसा हुआ कि गाड़ी में जब बैठे तो उस बंदे ने सिर्फ मुझे पूछा कि आप कहाँ से हो। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि महाराज कश्मीर से नहीं है। अरे, जम्मू कश्मीर के बाद जब किसी भी स्टेट के अंदर आप जाते हो तो सब यही कहते हैं कि आप कश्मीर से हैं। जम्मू कश्मीर उतना नाम नहीं होता है, और दुनिया देश से बाहर जाओगे तो कश्मीर को ही जानते हैं। तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, मैंने ये कहा कि मैं कश्मीर से हूँ। और जब उस आदमी ने मुझे पूछा, टैक्सी ड्राइवर ने, तो मैंने उसे कहा मैं कश्मीर से हूँ। उसने नाम नहीं पूछा, खाली ये पूछा आप कहाँ से हो। जब मैंने बोला कश्मीर से, तो उसने ये बात बताई थी टपकाने वाली। अब किसको टपकाने की बात हुई थी वो तो नहीं कहूंगा, लेकिन बात रखी वो इस कंटेक्स्ट में मैंने रखी। बताना जरूरी नहीं था, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि 370 को भी उसी तर्ज पे दुनिया के सामने रखा, देश के सामने रखा। और ये मेरे साथ इत्तेफाक नहीं हुआ, मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जम्मू कश्मीर के हैं, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, उससे ये सवाल पूछा गया होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं। क्योंकि जो लोगों से मिले ही नहीं होंगे वो जम्मू कश्मीर के बारे में वही जानते हैं जो उन्हें टीवी पे दिखाया जाता है। और मैंने ये चीज़ सामने फेस की है, और ये पहली बार नहीं, शायद आज से पहले भी पता किया है, जब पहले भी बताया गया है। लेकिन मेरे अलावा जितने भी लोग हैं यार, वो भी बता देना, क्या जब आप बाहर जाते हो क्या आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर के हालात क्या है, वहाँ कैसा है, ये है वो है। मुझे उस बारे में बहस नहीं करनी है, लेकिन वो सच्चाई थी जो मैंने बयान की, और वो इसलिए की थी क्योंकि 370 को भी उसी तर्ज पे दिखाया गया है। वो कुछ लोग हैं, वहाँ पे 1.5 करोड़ आबादी है, 1.5 करोड़ में से कुछ लोग हैं जो इस किस्म का माहौल पैदा करते हैं या उसका हिस्सा बनते हैं। लोग जीना चाहते हैं, लोगों को ज़रूरियात की ज़िंदगी चाहिए, और हमने, जैसे पॉलिटिशियन की बात होगी, आप तो मैं भी उसका एक हिस्सा बना हूं, हमने ज़रूरियात की चीज़ों से लोगों को महरूम रखा। हमारे छोटे छोटे मसाइल हैं, वो तहसील लेवल तक हैं, ब्लॉक लेवल तक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हैं। वहाँ पर कमज़ोरियाँ हो रही है, वहाँ पर लोगों के मसाइल जो है ठीक नहीं हो पा रहे हैं, जो ठीक किए जा सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा मसला जो है वो सर्कुलेशन ऑफ मनी का है। क्योंकि मैंने बहुत बार कहा, आपको याद होगा असेंबली के अंदर जाकर मैंने कहा था कि हमारे पास जो पैसा है उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता। और पिछले 5-6 साल से लगातार मैं बता रहा हूं कि हमारे पास जो सेविंग के जिम्मेदार ठेकेदार भी है, कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, और जिनको एग्जीक्यूट करना है, और वो लोग टेंडर टाइमली नहीं निकाल पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पैसा बाहर से अंदर नहीं आ रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है। और जमीनी सतह पर हम पैसे का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो काम 10 साल पहले शुरू हुए थे उन कामों को आज भी पैसा हम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बार भी उसे कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। और ये है जम्मू कश्मीर की हालत, और ये सरकार को करना चाहिए। देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, जो आदमी बेहतर करेगा हम उसके साथ हैं। जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के, आवाम के बारे में बेहतर सोच लाएगा या जमीनी सतह पर इंप्लीमेंट करेगा, यार मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं।
और ना मैं होना चाहता हूं, लेकिन आप लोग मुझे मजबूर करते हैं। जब आवाम परेशान होती है, जिसका अजाला आपके हाथ में है, इख्तिदार में होकर आप आवाम को अगर परेशान करते हैं तो महराज को परेशानी होती है। आपको याद होगा मैंने एक बात कही थी असेंबली के अंदर कि माइनिंग को लीगलाइज कीजिए। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर माइनिंग इलीगल है, लेकिन आप देखेंगे बड़े बड़े क्रशर चल रहे हैं, बड़े बड़े डंपर चल रहे हैं। न गाड़ी हमारी है, न ड्राइवर हमारा है, न मजदूर हमारा है, न सड़क पे काम करने वाला हमारा है। लेकिन फिर भी अगर माइनिंग इलीगल है, हमारा खच्चर वाला एक आम आदमी रेत और बजरी नहीं उठा सकता है, उसे चालान हो जाता है। लेकिन ये बाहर के लोग आकर जम्मू कश्मीर के अंदर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन सवाल हमसे क्यों पूछे जा रहे हैं? और ये सरकार तक था। मैंने डिप्टी सीएम साहब को बोला था कि आप इसे लीगलाइज कीजिए ताकि हमारे खजाने में थोड़ा सा मदद हो जाएगी, रॉयल्टी भी भरी जाएगी और आगे आने वाले कल में पैसे की कमी भी नहीं रहेगी। लेकिन ये काम भी इन लोगों ने नहीं किया। किया जा सकता 10 किलोमीटर के हिसाब से, 30 किलोमीटर के हिसाब से ब्लॉक लेवल पर इसकी टेंडरिंग होनी चाहिए थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। नौकरियों पर डाका डाला जा रहा है, लेकिन पूछताछ नहीं है। पेपर लीक होते हैं। हम कुछ नया नहीं चाह रहे, मैं कुछ नया नहीं चाह रहा हूं, मैं वही चाह रहा हूं जो चीजें हो सकती हैं सरकार कर सकती है। लेकिन सरकार भी खामोशी से तमाशा देख रही है और एडमिनिस्ट्रेशन अपना पूरा तामझाम लगा रही है। काम जो जिनके टेंडर हुए हैं, कोई भी उन काम को करवाने के लिए तैयार नहीं है। किसी को नेता के साथ नहीं बनती, किसी को गांव वाले के साथ नहीं बनती, फलाने के साथ नहीं बनती है। जल जीवन जो एक स्कीम है जिसमें सिर्फ माफिया बना, लोगों को पानी नहीं मिला, बस पाइपें उन्होंने लगा के रखी ऊपर से। आज लोगों के अंदर बहरान पड़ा हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, उन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। 30 साल का प्रोजेक्ट लेकर आए थे, अभी भी हम परेशान हैं। सरकार काम नहीं कर पा रही है। बिजली के बिलों में इतना इजाफा है, कैजुअल लेबर परेशान है। मुझे लोग कह रहे थे उमर अब्दुल्ला साहब से कहां बात कर रहे हो, वो लोग जब प्रोटेस्ट करेंगे तब। अरे जंतर मंतर पे मैं इसलिए नहीं जा रहा था कि मेरे से स्टेटहुड आ जाए। बहुत सारे लोग जो है तजिया करते हैं, घरों में बैठकर अपने परिवार का ख्याल नहीं कर पाते हो और तजिया और तजुर्बा महराज की सोच पे लगा रहे हो। अरे मैं वहां पर इसलिए जा रहा था ताकि देश और दुनिया को बता सकूं कि 370 के टूटने के बाद, सरकार बनने के बाद एक आम आदमी का हाल क्या है। वो छोटे छोटे कामों से उसको महरूम रखा जा रहा है। जो स्कीमें अवाम की बेहतरी के लिए लाई हैं, जमीनी सतह पर पहुंचा नहीं पा रहे हैं। वहां चुने हुए नुमाइंदे से उसके हुकूक छीने जा रहे हैं, लेकिन सरकार खामोशी से तमाशा देख रही है। ठीक है, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर हैं, मैं मानता हूं बहुत बड़े वर्ग ने बहुत बड़ी मैंडेट के साथ उनको सरकार में बिठाया। भाई साहब 2 साल होने को जा रहे हैं, लेकिन जुबान और काम नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि हो रहा है, मुझे बताइए बिजली के निजाम में। मैं ये पूछूंगा जिन लोगों के पास इख्तिदार है, उन लोगों से मैं सवाल करूंगा। आपसे बाद में करूंगा, पहले मैं उनसे करूंगा और मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। मैं पूछूंगा कि बिजली के बिलों में बहरान क्यों है। अगर ये डिपार्टमेंट उमर साहब के पास है, कल तक हमारे लोगों ने, मेरे लोगों ने, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जिन लोगों ने बिल दे दिया था, चाहे 500 आता था, 1000 आता था, कुछ भी आता था, लेकिन वो जो अदायगी की तो दूसरे महीने 20-20, 30-30, 50-50 हजार बिल आए हैं। मैं ये जानने का अधिकार नहीं रखता हूं उमर साहब से, आपके अंडर इसका जो डिपार्टमेंट है, आपको पता ही नहीं है कि बिल में बढ़ोतरी कैसे हो रही है। जमीनी सतह पर लाइट का निजाम बेहतर नहीं है हमारे इलाकों में। इस वक्त भी पोलों की कमी है। जब से मैं पावर में आया हूं, पहले डीडीसी रहा, फिर एमएलए बना, मैं खाली ट्रांसफार्मर देने का काम कर रहा हूं, पोल लगाने का काम कर रहा हूं, और आप किराया वसूलने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। अरे मेरे लोग अब लाइन मैनों को जो है पैसा दे रहे हैं, मेरे लोग जेयू के पांव पकड़ रहे हैं। ये कब मुमकिन होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वक्ती तौर मेरी आवाम को परेशान किया। अब आप लोग कहेंगे उमर साहब फैसला करेगा। अरे करेगा, करना चाहिए, मैं उसका एक हिस्सा हूं। मेरे लोग भी परेशान हो रहे हैं। ख्वाह अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात ना करूं, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बोलने का हक रखता हूं। अपने लोगों के साथ मैंने वादा किया है, जो उस वादे पे मैं खड़ा नहीं उतर पा रहा हूं, वो सरकार की वजह से। आप कुछ भी कह लें, अगर जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा है तो मेरे जैसे आदमी को सवाल उठाने का अधिकार है। स्कूलों के अंदर खस्ता हालत है, टीचर्स की कमी है, हमारे बच्चों की तालीम के अंदर बेहतरी नहीं ला पा रहे हैं, कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर पा रहे, तो बताओ क्या करें। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जहां डॉक्टर्स थे, एक हॉस्टल के अंदर इनने मेरे 22 डॉक्टर उठाए 1 साल के अंदर। ठाठरी का हॉस्टल था, 22 लोगों की ट्रांसफरें कर दी, लेकिन पूछने वाला उनको कोई नहीं है। किसने किया, ये सवाल पूछने का हक नहीं है। और फिर बोलेंगे स्कीना तू के लिए बोलता है। अरे मेरे हॉस्टल से डॉक्टर उठाए, मेरे कौन से रिश्तेदार हैं ये लोग, जहां मेरे लोगों का इलाज होता।
अरे मैं इनसे ये कह रहा हूं कि जो लोग हमारी तनख्वाह लेते हैं कम से कम उनको तो काम करवा लीजिए। वो लोग भी काम करने के लिए तैयार नहीं। आरडीडी के अंदर अभी भी कुछ लोग वही धांधलियां कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि इस वक्त आप मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। मैं वो आदमी नहीं हूं जिन लोगों के साथ आपका पाला पड़ा था। मैं वो आदमी हूं जो हर आदमी की जानकारी रखता है और लोगों के हालात को भी बेहतर से जानता हूं। तुम किसी भ्रम में मत रहना कि आपसे हिसाब नहीं लिया जाएगा, और जिस दिन मौका मिला हिसाब चुकता करना पड़ेगा। और ये दिन दूर नहीं है। आप मत बोलिए कि नहीं हो सकता, अब फिर कभी, आज भी कर सकता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे इलाके के अंदर लोग परेशान हो जाएं, और कुछ लोग अभी भी पैसा इकट्ठा करने में लगे। लोगों का पैसा, लोगों का किया हुआ काम, जय हजरात सुन ले, आप बिल बनाने के लिए घरों में बैठकर लोगों के बिल बनाते हो और पैसा खाने का काम करते हो, और जो जेन्युइन होता है वो आपके घर तक नहीं पहुंच पाता, वो आपको पैसा नहीं दे पाता और आप उसकी पेमेंट नहीं करवा लेते। और अगर ये किस्से कहानियां मैंने फिर से सुने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तो याद रखिएगा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, अगर मैंने आपकी नोटिस में ये बात लाई है और आपने इस पर अमल नहीं किया तो यकीन मानिए मैं बख्शने वाला नहीं। आप उन लोगों के पहले बिल निकालिए जिन लोगों ने काम करा है। और अगर यहां पर दलाली फिर से हुई, और अगर उस दलाली में, मैं तो पीछे 8 महीने काट कर आया हूं, तब की बात अलग है, लेकिन अब जो पैसा आपका है इसका हिसाब तो मैं लूंगा। क्योंकि जो लोग, और अगर आपको कोई पैसा मांगता है, मैं आवाम से भी चाहता हूं यार, आप वीडियोस बना के उठा के डाल दीजिए, मेरे खिलाफ बोलना है बोलिए, लेकिन दिखाइए इनको आईना। और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को एक ही बात बताना चाहूंगा, अरे पढ़ा लिखा तबका आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर कमी नहीं है। पिछले दिनों में हॉस्टल के अंदर गया था, आईसीयू में हमारा एक लड़का जिसको एक्सीडेंट हुआ था, आईसीयू बेड लेने के लिए 2 बेड खाली थे, और हर वो आदमी जानता है कि ये अपने उस जब जलाल में आते हैं तो अपने दफ्तरों के अंदर नौकरी करते हैं। यार इनको समझ ही नहीं है। आज इतना पढ़ा लिखा नौजवान है, इतना पढ़ा लिखा नौजवान है, वो रोजगार के लिए जूझ रहा है। मजदूर की हैसियत देख लो, वो सुबह इंतजार करता है कि कहीं मुझे काम मिले। जब उसको काम मिलता है फिर उसको उम्मीद घर की होती है कि मैं अपने बच्चों को आज खाना खिलाऊंगा शाम का। अरे तुमको तो मुफ्त में हमारे टैक्स का पैसा, हमारे खून पसीने की कमाई आपको यूं ही मिल जाती है, और तुम्हारा किस किस्म का। और फिर आप कहोगे कि हम बड़े हैं। अरे पढ़े लिखे सिर्फ तुम हो, बाकी जो इस वक्त लोग हैं वो क्या कीड़े मकोड़े होंगे, और तुम्हें उन लोगों का एहसास नहीं है। और सरकार से ये सवाल पूछूंगा, चुनी हुई सरकार है, आवाम की बेहतरी के लिए काम कीजिए। यूटी के अंदर हो स्कूल बनाइए, या तो यूटी को स्टेट में बदलने के लिए लड़िए। और आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए यार, जो भी लोग हो सुन लो, बड़े इज्जत के साथ, तमीज के साथ कह रहा हूं, पहले अपने गरीबा में जाको। तुमने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, मैं लोगों की बेहतरी के लिए खड़ा हूं, और मेरा परिवार बहुत बड़ा है। तुम अपने बीवी बच्चों से लड़ाई लड़कर जिंदगी नहीं जी पा रहे हो। अरे तुम मोहल्ले के बारे में सोच नहीं सकते हो, उनकी बेहतरी के लिए बात नहीं कर सकते, और कमेंट मेरे पे चिपका देते हो। यह तरीका आप लोगों का है। अरे उम्र से कोई बड़ा नहीं होता है, इंसान बड़ा सोच से होता है। और मैंने ये दिल्ली के अंदर कहा है, मैंने कहा है कि जेनजी उसे नहीं मैं मानता जो इस वक्त सड़कों पे पढ़ा लिखा नौजवान पेपर की बात करता है, नौकरी की बात करता है। मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर बूढ़ा हो या बुजुर्ग हो, सोच से जवान है, मेरा जो से जेनजी कहता है। और देश के अंदर भी ऐसे लोग मुझे चाहिए। जेनजी आप उम्र से मत बताइए, जेनजी सोच से जवान होना चाहिए। देश के अंदर जो माहौल है और जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, उसके लिए आम आदमी को खड़ा होना पड़ेगा। अगर चुनी हुई सरकार खामोशी से तमाशा देख रही है, मैं पूछूंगा उमर साहब से, मैं मिलने जा रहा हूं और बहुत जल्द मैं उनसे मुलाकात करूंगा और ये सवाल पूछूंगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने ये करना है, मुझे पीएसए लगा फलाने को। अंदर जेलों के अंदर इतने लोग हैं बेगुनाह जेलों के अंदर हैं, आप उनकी बात नहीं कर सकते हो। जेलों से बाहर लाना तो आपके बस की बात नहीं है, लेकिन वो छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, जो आपके हाथ में पावर है उस पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। भाई साहब ये सवाल मेरे हैं। पानी का बहरान इलाके के अंदर है, करप्शन का अंबार है। पानी और बिजली की बात, हॉस्टल के अंदर धांधलियां हो रही है, आम आदमी को जीने के हुकूक छीने जा रहे हैं, गंदगी का बहरान है, लेकिन कैजुअल लेबरर्स उनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। मैंने उनके यहां इलाके के अंदर जब मैं गया था, एनसी और बीजेपी के लोगों ने कहा देखो महराज मलिक सफाई कर रहा है, उनको उकसाया, मेरे खिलाफ भड़काया। अरे मैं गंदगी साफ कर रहा था, मोदी जी के सोच है, चश्मे के नोट पे लिखा है तुमने स्वच्छ भारत अभियान, चश्मा लगाकर देखो गंदगी के हालात क्या है। और जो गंदगी को उठाने का काम करते हैं उनके साथ इंसाफ करो। मैंने उन लोगों को भी कहा था कि अगर आपकी नेता कोई बात नहीं करता, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में गंदगी का अंबार लगाओ, लेकिन उन्होंने भी गलती की।
मैं उन लोगों की बात करता हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को गंदा करने का काम किया। अरे गंदगी मोदी जी का सपना नहीं है, हम सबकी जरूरत है। घर को अगर साफ रखते हो, इलाके को साफ रखना ये सबकी जिम्मेदारी है और ऐसा होना चाहिए। और आप खाली होर्डिंग लगाओगे, नोट के चश्मे पे लिख दोगे, लेकिन अपना चश्मा लगाकर आप लोगों को भड़काओगे मेरे खिलाफ। साफ सफाई करने का काम करना था, इसमें क्या गुनाह था? अरे ये लोगों की सियासत है, ये इन लोगों की सोच है। और फिर शाम को उठेंगे बोलेंगे महराज ऐसा है, महराज वैसा है। अरे तुम गंदी नाली के कीड़े हो, तो मुझे उसी गंद में दफन करना चाहिए। तुम्हारी औकात हैसियत नहीं है मेरे से बात करने की। अरे तुम जिस नेता के पीछे चलते हो, उस नेता की हैसियत और औकात महराज से बात करने की नहीं है। मेरी सोच के बराबर नहीं आ सकता है। और तुम मुकाबला महराज में गली में रहने वाला, मैं ऐसे नहीं जीता हूं। अरे लोगों के दिलों को पढ़कर आया हूं, लोगों की सोच और लोगों के मकसद और उनके मुस्तकबिल को दिखाकर आया हूं इस पॉलिटिक्स के मैदान में, और उस पर काम करने के लिए खड़ा हूं। और तुम्हें बात करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। अरे अपनी सोच अकल को ठीक करो और अपने घर परिवार पे पहला फोकस करो, फिर जाके तुम घर से जब बाहर निकलोगे ना, हमारे हालात, देश के अंदर लोगों के मसाइल क्या है। भाजपा इस वक्त हमें हिंदू मुसलमान में लड़ा रही। अरे हम खुद से लड़ रहे हैं, हमारी एजुकेशन से, हमारी जिंदगी से, कि हम जिंदगी में क्या करेंगे। अरे 12-12, 20-20 साल हम तालीम हासिल करते हैं, फिर अपने आप के अंदर झांकते हैं, हम शादी नहीं कर पाते हैं। हम ये सोचते हैं, हमें डर होता है कि हम खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे, चलेंगे कैसे। हमारी लड़ाई खुद से है। फिर उसके बाद अगर बीवी बन गई तो बीवी के लिए कैसे करेंगे, फिर अगर बच्चे हो गए उन बच्चों की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए कैसे जिए। अरे फिर परिवार, फिर भाई, फिर रिश्तेदार। अरे हम जिंदगी उधर ही खत्म करते हैं और ये हमें दुनिया से लड़ाने लग पाए। हम मोहल्ले के बारे में नहीं सोच सकते हैं और भाजपा के लोग हमें धर्म के अंदर बंटवा रहे हैं। अरे कुछ लोग तो यहां धर्म के नाम पर धंधा ही करते। अरे मैं वो कहता हूं, जो सिर्फ गुस्ल करवाए ना, एक इंसान को मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचा दे, वही सबसे बड़ी बात है। आज अयाशी का अड्डा बना है, शराब कबाब सब कुछ आम हो रहा है, बिक रहा है, और धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है। छोटी छोटी बात पे हम झगड़ा कर लेते, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। अरे मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो कल कयामत के दिन फैसला होगा कौन सही था कौन गलत था। लेकिन इन हालात को बेहतर बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी तो उठा लीजिए। हम तो वो लोग हैं फिलहाल खुद से लड़ रहे हैं, खुद से नहीं जीत पा रहे हैं, फिर परिवार की इतनी परेशानी है, उनसे नहीं निकल पा रहे हैं, बस लड़ा लेते हैं धर्म के नाम पे, इलाकों के नाम पे, कॉन्स्टिट्यूंसियों के नाम पे, पार्टियों के नाम पे, जहां दूर दूर का वास्ता एक आम आदमी का है ही नहीं। अरे उसकी जरूरत थी एजुकेशन, उसके बच्चों की तालीम के बारे में सोचना था, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचना था। क्या बताएं यार, कुछ लोग हैं जो कुछ और कहते हैं। हमने वो भी देखा, और मेरे बारे में सोचने से पहले एक बात बता कर जाऊंगा, शायद कभी मौका मिले या ना मिले, आप लोग भी सुन लेना। मैं वो आदमी हूं, जब 18 साल पहले मैंने शुरुआत की थी, मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं थे, मेरे गांव वाले मेरे साथ नहीं थे। कहते में रह रहे हो ना, सपने देखने गुनाह नहीं है, उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करना जरूरी है। कोई हारता नहीं है। अगर कल की डेट में मेरा, जहां छोटा बच्चा कहता है मैं डॉक्टर बनूं, बाप उसका बड़ा खुश होता है, मजदूर होता है। किसी का कहता है मैं बाबा इंजीनियर बनूं, आईएएस बनूं, केएस बनूं, बाप बड़ा खुश होता है। अगर महराज सपने देख रहा है, तुम क्यों मुझे रोक रहे हो? और मैं तुम्हारे रुकने से नहीं रुकता हूं, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी को बता रहा हूं, तुम्हारी अकल जहां खत्म होती है ना, तुम्हें अकल ही नहीं है। तुम सोचते हो नहीं तुम्हारे लिए नामुमकिन है। अरे दुनिया में और भी लोग आएंगे जो अभी जन्म लेंगे, जो दुनिया के अंदर इतिहास लिखेंगे, वो किन घरों से होंगे कोई पता नहीं, भविष्यवाणी किसी की नहीं है। और तुम इन लोगों की दलों की बात मत सुनिए, और मैं जो कह रहा हूं उसे सुनिए। जहां पर भी इलाके के अंदर मसाइल होते हैं, जहां पे भी मजलूम पे जुल्म होता है, सवाल खड़े करिए, पूछिए इन लोगों से, मुझसे पूछिए। चाहे अब मुझे मेरे खिलाफ जो बोलना है बोलिए, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाकर भेजते हैं मुझे, लेकिन ये सवाल उनको भी पूछना जिन लोगों का काम है। अरे मेरा काम है, मेरी मैन पावर एडमिनिस्ट्रेशन है। मेरी मैन पावर मेरा वर्कर नहीं है, मेरी मैन पावर एडमिनिस्ट्रेशन है। और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी सुन लें, यार मुझ पे सवाल उठेंगे तो जवाब आपसे महराज मांगेगा, क्योंकि मेरी मैन पावर आप हो। और ये कोई आम बात नहीं, ये देश के कानून में ये चीज लिखी है, ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं। और अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो मुझे फिर से उस तर्ज पे चलना पड़ता है, मेरी मजबूरियां हैं।
क्योंकि आप लोग मेरे आवाम का काम नहीं करते तो महराज किससे कहेगा। सरकार की तो चल ही नहीं रही है, लेकिन कम से कम जो मैं कह रहा हूं और जो आपके नेतृत्व में है, जिसकी जिम्मेदारी है, वो काम करना पड़ेगा। ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इस भरम में मत रहना महराज MLA बन गया, पता नहीं क्या हो गया, और मैं अगर कहीं पे जा रहा हूं, आवाम का बहुत बड़ा बोझ है। मेरे इस चेहरे पे मत जाना, परेशानी तो बहुत होती है, लेकिन उसके अजाले की राह देख रहा हूं और किसी न किसी तरीके से आवाम की बेहतरी के लिए हम काम करेंगे। और वादा किया हूं कि 5 साल के अंदर सबसे बेहतर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाकर दिखाऊंगा। ये इस वक्त बताना जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हॉस्टल के अंदर मुझे फोन नहीं करना है, ये मेरा आदमी है। मुझे हॉस्टल 24/7 ओके चाहिए। मुझे एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म लाने के लिए ये नहीं बताना है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का स्कूल है और इसमें बच्चे हमारे, मेरा वो मकसद नहीं। जो स्कूल है मुझे वहां पे ट्रांसपेरेंसी चाहिए और वहां पे तालीम बेहतर चाहिए। जो सड़क है मुझे ये नहीं बतानी है कि ये मेरे लोगों की सड़क है या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के में कुछ लोग हैं जिन्होंने वोट किया, मुझे वो काम नहीं करना। मुझे सड़क बेहतर चाहिए, मुझे हेल्थ का निज़ाम बेहतर चाहिए, पानी का निज़ाम बेहतर चाहिए, बिजली का निज़ाम चाहिए, क्योंकि मैं उस इलाके का जिम्मेदार हूं और जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारे लोग हैं, जो इस बात को मानते हैं कि अगर एक एक आदमी का फोन उठाऊं, बोलूं फलाना आदमी मेरा इसका काम कर दो, वो काम हम नहीं करेंगे। हमने बदलाव लाना है, जैसे मैंने वादा किया है। इनकलाब ऐसे नहीं आएगा मैं एक आम आदमी का काम करूं, अपने वर्कर का काम करूं। बदलाव उससे कहते हैं कि हर आदमी को जिम्मेदारी के साथ ये लोग ट्रीट करें, ईमानदारी के साथ ट्रीट करें। हॉस्टल के अंदर जो भी जाएगा उसका इलाज बिना पूछताछ के हो, बिना लिहाज के हो और बिना पावर के हो। वो है इनकलाब। तुम सोचते हैं इनकलाब मेरे लोगों के काम हो जाएंगे? नहीं। हर उस आदमी का जो मजबूर है, हर उस आदमी का जो बीमार है, वो है इनकलाब। वो है एक सोच, वो है आजादी इस मुल्क की। वो हक दिया है उन लोगों ने जिन लोगों ने कुर्बानी दी, उन लोगों ने ये सपना देखा है। और ये मेरा कोई इनकलाब का नारा नया नहीं है, लेकिन उसे जमीनी सतह पर लाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। और भी बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन के लोग फुली कोऑपरेट करेंगे, फुली कोऑपरेट करेंगे। देखिए, आप लोग नहीं करेंगे, हमें फिर वही करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता हूं। लड़ाई लड़ना मैं भी नहीं चाहता हूं। अरे जो बात बात से बनेगी क्यों भिड़ेंगे? लेकिन तुम भिड़वाते इसलिए हो कि हालात ऐसे ही चलते रहे, लेकिन लोग आपको माफ नहीं करेंगे, किसी को माफ नहीं करेंगे, महराज को भी नहीं करेंगे, लेकिन आपको भी नहीं करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है जो लोग काम देखना चाहते हैं, जो इस इनकलाब का हिस्सा है, जमीनी सतह पर कहीं पे भी काम हो उसे नजर रखी जाए। और अगर गलत हो रहा है वीडियोस बनानी पड़ेगी। हर उस आदमी को इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। देखिए, ये लोग मैं किसी का नहीं हूं, लोग किसी के नहीं है, लेकिन हम सबके लिए कर रहे हैं। कोई ये मत कहे कि हमने महराज को वोट दिया, कोई दूसरा कहेगा नहीं हम उसके साथ नहीं है। सब मेरे साथ हैं, सब बेहतरी के लिए अगर सोचते हैं। पार्टियां अलग हो सकती हैं, लेकिन मकसद हमारा एक है। और अगर सबका मकसद बेहतरी है तो यकीन मानिए महराज आपके साथ है, और हम मिलकर बेहतर मुस्तकबिल बनाएंगे। और सरकार से जो सवाल होंगे वो तो महराज पूछेगा यार, पूछेगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला वक्त का चीफ मिनिस्टर है। बिजली के अंदर बहरान है, हॉस्टल के अंदर धांधलियां हैं। इस वक्त भी डॉक्टर अपनी मनमानी करते हैं। बीमार को पहुंचाने के लिए फोन करना है, जब वो मर जाता है उसकी लाश निकालने के लिए भी सिफारिश लगानी पड़ती है। मुझे ऐसे सिस्टम नहीं चाहिए, मुझे ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए जहां हर जगह पर हमें सिफारिश लगानी पड़े, और महराज सिफारिश नहीं कर सकता। और मुझे लगता है आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं हमारा मकसद क्या है और हमें क्या करना चाहिए। बहरहाल मुलाकात करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फिर से आ रहा हूं अपनी आवाम की बेहतरी के लिए। जो मुमकिन हो सकेगा, हमारे लड़के वहां पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और अगर कहीं जगहों पे कहीं प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया यार, हर आदमी के पास अपना फोन है, उठा के सवाल उठाकर दे दीजिए ना सोशल मीडिया पे। जरूरी नहीं है मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा है, सोशल मीडिया पे जाओगे वायरल हो जाएगी, बात उठेगी। और बात उठाने के लिए अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो यकीन मानिए आपके पास अलग अलग तरीके हैं। आप वीडियोस बना लीजिए, ऑडियो बना लीजिए। और बहुत सारे लोगों की शिकायतें आई है, अभी भी लोग मनमानी कर रहे हैं। अभी भी कुछ एरिया डोडा के अंदर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, नाम नहीं लूंगा, वो ऑलरेडी मैंने बोल दिया है, कुछ मुलाजिम जो है काम ही नहीं करना चाहते, उस इलाके में ही नहीं जाना चाहते। और वीडियो हजरात भी सुन लें, एसीडी साहब भी सुन लें। अरे आपसे अगर कोई जीआरएस या वीएलडब्ल्यू नहीं मान रहा है, वो अपने तर्ज पे काम कर रहा है, आप कार्रवाई कर लीजिए। आप उसके अहल हैं, आप उससे काम ले सकते हैं, या तो उन्हें हटा दीजिए। अगर आप नहीं हटाएंगे तो आवाम जो है अलग तरीके से, देखिए बात फिर वही आ जाती है।
मैं हर रोज आपके लिए नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आप लोग मुझे मजबूर करते हैं और मजबूरी का नाजायज फायदा ना उठाइए। और हर डिपार्टमेंट के अंदर जिन लोगों को इंस्ट्रक्शन जाती है या जिस तरीके से उनको काम करना है वो अपने तरीके से अपने तर्ज पे काम करिए। जरूरी नहीं है मुझ तक मैं उनको बोलूंगा फिर करेंगे, ऐसा नहीं है। और जो काम रुके हुए हैं, जो भी डिपार्टमेंट चाहे आरएनबी है या पीएमजीएसवाई है, जो काम रुके हुए हैं, जिनके टेंडर हो गए हैं या जिनके होने हैं, उसमें देरी ना कीजिए, उसमें प्लीज देरी ना कीजिए। और कुछ और भी मसले हैं वो बाद में बोलूंगा, लेकिन अगर देरी करेंगे, आप लोगों से काम नहीं ले पाएंगे तो सवाल आपसे ही पूछे जाए।